नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिलाधिकारी रामचंद्रन और बीदर के विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए कोविड-19 के हालात के बारे में बताया। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मरीज फुटपाथ पर रहने पर मजबूर। कलबुर्गी में टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का किया गया प्रयास। कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा। कर्नाटक में बस हड़ताल के 14 दिन हुए पूरे, हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने केपी न्यूज से बात करते हुए कोविड-19 के हालात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है। बीदर के विधायक रहीम खान ने बताया है कि यहाँ बेड्स और मेडिसिन की कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने सरकार को अवगत भी कराया कि ऐसे हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए, पहले लोगों को बचाना चाहिए, उसके बाद चुनाव होते रहेंगे। टोटल CCC ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಜೀರಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು, ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ 2 ಕಡೆ PU ಕಾಲೇಜು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲೇನೆ DTC ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸು, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಬಹುದಾದಂಥ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂದು ತಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋರಿಗೆ, ಬಹಳ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ತೀವ್ರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಾನು हमारे चैनल केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। सर, अभी जैसा आप बता रहे थे कि शाहीन स्कूल में जो ब्रांच है कोविड का, वहाँ पे भी जाके लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनता का ये कहना है सर कि जब वो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ये सवाल करके उनको वापस किया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और आप जाके गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो उसके बारे में आप क्या सुविधा करने वाले हैं सर? नहीं, शाहीन स्कूल होंगे और 1-2 जगह दूसरे तरफ भी इसका पूरा ऑलरेडी रेडी किए हैं हम लोग। ये गवर्नमेंट के रहने की वजह से वहाँ पे पूरे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, आपको मेडिसिन मिलेंगे, और रियल में थोड़ी सी दिक्कत है इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की। उसके लिए ऑलरेडी हमारी सरकार से बात चल रही है, फाइट चल रही है, और वो कराने के लिए मैं ऑलरेडी 2 बार मीटिंग ले चुका हूँ और 2 बार हॉस्पिटल विज़िट करा हूँ और आज भी हॉस्पिटल आए हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बहुत ही मजबूती से रहने के लिए मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। और ऐसे इसमें म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन सरकार करा रही है, सरकार को हम बोले अभी ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की जान से बढ़ के इलेक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कंटिन्यू इसमें लोग सरकार कहती है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करो बोल के, और इलेक्शन कैंपेन में हज़ारों लोगों को जमा कर रहे हैं लोग, उसके बारे में कुछ रोक टोक नहीं है। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप टीवी मीडिया में हज़ारों लोग एक प्रोग्राम में। तो ऐसा दो दोहरी नीति ऐसा ठीक नहीं रहता। तो पहले लोगों को बचाने का काम करना चाहिए, लोगों को ऐसे सिचुएशन में हर तरीके से सरकार और सभी लोग आगे आना चाहिए। इतना बोलते हुए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और एक सवाल,
राज्य में कोरोना महामारी के चलते बीदर जिला भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में तीसरे या चौथे नंबर पर है। बीदर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हर दिन एक भयानक रूप ले रहे हैं। ऐसे में बीदर जिले के ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा है और न ही दवाइयां पूरी तरह उपलब्ध है। मरीजों को अस्पताल की इमारत या परिसर कहीं जगह मिल जाए तो किस्मत की बात कही जा रही है। ब्रिम्स अस्पताल निर्माण के समय से ही किसी न किसी विवाद में घिरा रहता आया है। अब जब कोविड की दूसरी लहर का दौर चल रहा है, ऐसे में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हद ये हो गई है कि अस्पताल में बेड की क्षमता से अधिक मरीज है। इलाज और दवाइयों के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कलबुर्गी में कल देर रात टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात 10 बजे के आसपास शहर के टीपू सुल्तान चौक पर एक जिशान नामी 25 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए मनूर अस्पताल में भर्ती किया गया। गुलबर्गा पुलिस उप आयुक्त श्रीकांत कटिमणि ने अस्पताल को भेंट देकर हालात का जायजा लेते हुए जांच शुरू की है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। इस बीच कर्नाटका में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 21 अप्रैल से राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। साथ ही सप्ताहांत के दौरान पूरे दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू और शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। ये दिशा निर्देश 4 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। राज्य में केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस कर्मचारियों की हड़ताल के आज 14 दिन पूरे हो गए। इस हड़ताल के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा उनके बीच कोई वार्ता आयोजित करने की कोई पहल नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर्स वर्कर्स यूनियन के नेता कोडिहेली चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्री से बात की है और अपनी मांगों को उनके सामने रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय संभव है। इस बीच कर्नाटका उच्च न्यायालय ने आज इस मामले की सुनवाई की और कहा कि कोरोना की घातक महामारी के कारण परिवहन कर्मचारी की हड़ताल अनुचित है, इसलिए अदालत ने कर्मचारियों को अपनी मांग रखते हुए काम पर आने के लिए कहा है। कोरोना काल ने लोगों को 2 गज दूरी और मास्क की अहमियत अच्छी तरह समझा दी है। वहीं सरकार और प्रशासन भी लगातार लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है। इस बीच आज रामनवमी के अवसर पर कर्नाटका के बेंगलुरु के एक होटल के 3 कर्मचारियों ने जो किया वह सराहनीय है। दरअसल इन तीनों अभिषेक, नवीन और बादशाह ने भगवान राम, कृष्ण और हनुमान की कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़े लोगों को मास्क बांटने। इस काम के लिए भगवान के कपड़ों में घूम रहे तीनों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। तीनों ने न सिर्फ लोगों को मास्क बांटे बल्कि कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने को भी कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा, ऐसे समय में जब भारत और दुनिया सबसे खराब स्वास्थ्य तबाही से पीड़ित है, वक्त की जरूरत है कि हम अपनी सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें और श्री राम ने जिस तरह पापियों को खत्म करने के लिए अपने दोस्तों का अपार समर्थन हासिल किया था। श्री नायडू ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रामनवमी के अवसर पर एक लेख में लिखा, आज चैत्र के महीने का 9वां दिन है। आज रामनवमी का शुभ अवसर है। भले ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित रूप से इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन यह हमें भगवान राम के जीवन के बारे में सोचने और आगे बढ़ने का मौका देता है। केपी न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। नवाज खान ने केपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि वह वार्ड 33 जो एक स्लम एरिया माना जाता है, खान का मानना है कि अबुल फैज का क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता अगर जनप्रतिनिधि कर्तव्य समझकर काम करते। मैं चाहता हूं कि ये क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब और अनपढ़ लोगों को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। वार्ड में मैं और अधिक काम करके लोगों को सहूलत पहुंचाना चाहता हूं। हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार
मोहम्मद नवाज खान, जो एक सोशल वर्कर और एक जाने माने नेता हैं, उनसे हम वार्ड नंबर 33 के आने वाले चुनाव के बारे में बात करते हैं। वालेकुम सलाम। नवाज साहब, आप पिछले 5-6 साल से जो है अबुल फैज के लिए काम कर रहे हैं। अबुल फैज एक स्लम एरिया माना जाता है, फिर आप कॉन्टेस्ट करने के लिए इसी एरिया को क्यों चुने, ना कि बीदर के 35 वार्डों में से कोई और एरिया चुने, जबकि मोस्ट बैकवर्ड एरिया? यहाँ पे क्या अपनी कौम जैसे बहुत गरीब तबका है और जैसो यहाँ इलिटेट्स आदमी बहुत है, जैसा कि 10 to 20% एजुकेटेड है तो बाकी 80% इलिटेड है। उनको डेवलपमेंट करने के लिए के हिसाब से मैं ठहर। कांग्रेस टिकट देने की वजह आपको, या आप कोशिश की या उनकी नज़र में? नहीं, मेरे काम को देख के वो लोग बोले आप जीत सकते हैं और आप काम कर सकते हो उधर, बोल के वो टिकट दिए। आपका इस एरिया में अब तक 5वां साल है, तो वहाँ के लोगों से, जैसा कि हम लोगों को इतना है कि आप वहाँ पे जो काम किए हैं, रोड है, स्ट्रीट लाइट है, नालियाँ है, पीने का पानी है, तो इस मामले में वहाँ पे किन किन कामों पे आप किए, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ा हमारे लोगों को बताइए। अब वैसा तो बहुत सारे काम हैं, अब उसको गिन नहीं सकते हम। उनके हर मुश्किलात होंगे, हर काम होंगे, हर चीज़ से उनको काम करके दिया। ऐसा अब गिनते बैठे तो बहुत टाइम लग जाता उसमें। अब वहाँ के कुछ लोगों का बोलना है कि जहाँ जो लोग नए लेआउट है या वहाँ पे जो खाली जगह है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन और स्ट्रीट लाइट करंट की परमिशन देने के रास्ते दिक्कत आ रही थी, तो वो सब नवाज खान साहब की मेहरबानी है कि वहाँ पे जो है लोगों को यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का परमिशन और पानी के लिए और दूसरा करंट की फैसिलिटी, तो ये सब करने में आपको ऑफिशियल कुछ तकलीफ नहीं हुई? ऐसा कुछ भी नहीं, वैसा रूटीन है वो, मैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे। इस वार्ड में आपका ये 5वां साल है काम करते हुए, तो अगर आप वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो और क्या वहाँ पे डेवलप करना चाहिए? जो सलम नाम का धब्बा है वो वार्ड को, वो इंशाल्लाह पूरी हटाने की कोशिश करें। ये स्लम होने की वजह या पिछले काउंसलर्स थे, किसको आप दोषी मानते हैं? वहाँ के हालात भी है, काउंसलर भी अगर अपने काम को काम समझ के करते तो ये वक्त नहीं आता था ना, मेरे को वहाँ जाके ठहरने की नौबत आती। अगर काउंसलर खुद से करते थे, काउंसलर अपनी अगर पूरी नीयत से काम करते तो अभी वहाँ पे आप आने वाले दिनों में 27 तारीख के बाद क्या करना चाहेंगे वहाँ पे? सोच के तो बहुत कुछ रखा हूँ। अब डेवलपमेंट तो बहुत एक दो बोल के नहीं, बहुत सारा डेवलपमेंट सोचा हूँ। जब वक्त आएगा तो आप खुद देखेंगे। आप ही की तरह दूसरे वार्डों में भी कुछ लोग सोशल वर्क करना चाहिए, या हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज अगर आप? हर वार्ड में अपने अपने काउंसलर अगर काम समझेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी, ना किसी के वार्ड को जैसे धब्बा भी नहीं लगेगा भाई ये बैकवर्ड इलाका है, ये पुअर स्लम एरिया है, ऐसा बोल के कोई धब्बा नहीं लगेगा। तो आवाम के लिए भी ये ठीक रहेगा और अपने काउंसलरों को भी ठीक रहेगा, अपने काम को अंजाम देंगे। वोटर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो अपने उनको खुद जानते वोटर्स, उनको किसको चुनना है किसको नहीं है। आजकल वैसा नहीं है कि भाई वो पहले जैसे पुराने दौर का नहीं है, आजकल सब समझदारी है, बहुत सारे होशियारी हैं, उन्हें अपने आप को सब समझते, कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन भला है, वो अपने आप चुन के नहीं लाएंगे। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया है। यह स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया है। हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोगों की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंक भरने के दौरान यह रिसाव हुआ है। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जाँच की मांग की है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने जाँच के आदेश दिए हैं। FDA मंत्री राजेंद्र शिंगणे के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे नासिक के लिए रवाना हो गए हैं। FDA मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो इसके लिए काम करेंगे।
महाराष्ट्र के नासिक शहर में बुधवार को एक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से 20 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। जानकारी के अनुसार यह हादसा शहर के जाकिर हुसैन अस्पताल के पास हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कुछ अन्य राजनेताओं ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, नासिक शहर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन गैस लीक होने से हुई दुर्घटना का समाचार सुनकर व्यथित हूँ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के दामों का ऐलान किया। कंपनी के अनुसार राज्य सरकार कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज में खरीद पाएंगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह 150 रुपए प्रति डोज मिलती रहेगी। ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के बाद एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट रद्द कर दी है। अपनी कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के बीच उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कंपनी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वे इस दौरान हफ्ते में एक बार फ्लाइट संचालित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल पर अपडेट रहने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के ताजा तूफान ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के अधिकतर हिस्से में अस्पताल के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वह ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन का इंतजाम करना अब मरीजों के परिजनों की जिम्मेदारी बन गई है। अस्पतालों ने इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और ऑक्सीजन साथ लाने पर ही अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। और लखनऊ में एक ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर कतार लगाए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चिंतित केंद्र सरकार ने 1 मई से ओपन मार्केट में कोविड टीकों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद केमिस्ट या फार्मेसिस्ट पर वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगी, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर बदलाव की बात को देखते हुए कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में वैक्सीन खुले बाजारों में मेडिकल स्टोर्स में मिलने लगेगी। खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। फिलहाल सरकार को वैक्सीन 250 रुपए प्रति डोज की दर से मिल रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी, जबकि उस दौरान 3 से 4 करोड़ भारतीयों को ही वैक्सीन लगाई गई थी। आखिर क्यों भारतीयों को प्राथमिकता नहीं दी गई? प्रियंका ने कहा, गलत प्लानिंग की वजह से वैक्सीन की कमी हुई है और कोई रणनीति नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सरकार की नाकामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखे, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस से संक्रमित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की, जो फिलहाल एम्स में भर्ती है। बताते चले कि 88 वर्षीय सिंह को सोमवार को हल्के बुखार के साथ दिल्ली में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरे इमरान खान ने ट्वीट किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द कोविड-19 से उभरने की कामना करता हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिलाधिकारी रामचंद्रन और बीदर के विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए कोविड-19 के हालात के बारे में बताया। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मरीज फुटपाथ पर रहने पर मजबूर। कलबुर्गी में टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का किया गया प्रयास। कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा। कर्नाटक में बस हड़ताल के 14 दिन हुए पूरे, हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का दिया निर्देश।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज। धन्यवाद।